हाय स्टूडेंट्स, क्लास 9 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल से। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है जिसमें हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिए, कमेंट लिखिए, लेकिन रिएक्शन आप ज़रूर शो करिए प्लीज़। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीज़ें में समझ लेना ज़रूरी है कि वास्तव में इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कहते किसे हैं। तो मनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना, पैसा। क्लास 10th में आप इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरह से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो जहाँ कहीं भी ये मनी या तो हम स्पेंड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, या तो हम खर्च करते हैं या पैसा हमारे पास आता है हम अर्न करते हैं, मतलब टू दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व व्हेन वी एक्सचेंज मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये होना ज़रूरी है, मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है और स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसे उसकी सैलरी मिलती है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन वही टीचर घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है या अपने भाई बहन को पढ़ा रहा है या फ्री में कोचिंग दे रहा है, तो उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एक प्राइस टैग, एक कॉस्ट एक्टिविटी के साथ होना ज़रूरी है। अब इसकी कीमत नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और यहाँ पे कीमत तय है, उसकी सैलरी तय की गई है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। घर में कोई मम्मी खाना पीना बनाती हैं तो बहुत ही उपयोगी काम करती हैं, किचन संभालती हैं, अ वेरी यूज़फुल वर्क शी डज, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वहीं होटल पे अगर कोई खाना पीना बनाने का काम करता है तो वो उसे सेल करेगा, उससे अर्न करेगा, वो प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहा है, तो वहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, वहाँ एक प्राइस टैग भी है, मतलब वो अपनी कीमत लगा रहे हैं अपने काम की, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। सो मनी इज़ इन्वॉल्व वेदर इन द सो मनी इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर और अर्निंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके बाद एक और चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है, जिसे हम उत्पादन कहते हैं। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी होता है, यानी वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके बारे में भी आप क्लास 10 में पढ़ेंगे जब हम सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की स्टडी करेंगे वहाँ पे। और सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती हैं। एक टीचर, एक लॉयर, एक डॉक्टर अपनी सर्विस ही प्रोवाइड करता है, वो कोई चीज़ नहीं बनाता नहीं है, फिर भी उसकी अर्निंग होती है, हम उसे फीस देते हैं। और जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो चीज़ों को बनाती हैं, तब उन्हें पैसा मिलता है। तो हम चीज़ों को बनाकर उत्पादन कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को भी प्रोड्यूस करके हम पैसा कमा सकते हैं। और ये प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, मतलब रिसोर्सेज हमारे रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं, तो इनको यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं। यानी एक प्रकार से अगर हम कुछ इनपुट लगा रहे हैं, या हम एक बोलचाल की भाषा में कहें कि भाई हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल ज़रूर होगा, या हम कुछ भी लगा रहे हैं अपनी तरफ से कोई चीज़ बनाने के लिए, वो हमारा इनपुट है। तो अगर आप इनपुट लगाओगे तो आउटपुट तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे वो एक फेलियर के तौर पे हो, चाहे वो सक्सेस के तौर पे हो। यही आउटपुट आपका प्रोडक्शन है। लेकिन आपके लिए तो वो प्रोडक्शन है, मतलब आप कहोगे मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने उत्पन्न की, मैंने प्रोड्यूस की, लेकिन ये प्रोडक्शन है कि नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम इसे प्रोडक्शन तभी कहेंगे जब इसकी यूटिलिटी हो। यूटिलिटी का मतलब होता है कि इसकी उपयोगिता हो, और उपयोगिता कब होगी? जब इस चीज़ की डिमांड होगी। डिमांड का मतलब पीपल वांट इट, लोग इसको चाहते हैं। कोई भी चीज़, जिस समाज में आप रहते हो, जिस दुनिया में आप रहते हो, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड हो, लोग चाहते हो, अगर उसको आप बना के देते हो, उसको प्रोड्यूस करते हो सप्लाई के तौर पे, तो वो प्रोडक्शन कहलाएगी। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए लेटर्स हैं। अब लोग आज मोबाइल का यूज़ करते हुए, ईमेल का यूज़ करते हुए, सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए अपने कम्युनिकेशन यानी मैसेजेस का आदान प्रदान कर लेते हैं, लेकिन एक समय लेटर्स का यूज़ होता था। आज लेटर्स छपते बहुत कम है, बिकते बहुत कम है, तो इनका प्रोडक्शन अब उतना डिमांड में नहीं है, इनकी वैल्यू अब उतनी नहीं है। तो प्रोडक्शन तभी है जब उसकी यूटिलिटी हो, उसकी वैल्यू हो, और वैल्यू तभी होगी व्हेन इट इज़ इन डिमांड, दैट इज़ द पीपल वांट इट। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक दुकान, आपने शरबत की दुकान लगाई और आपने कहा भैया शरबत पी लो, शरबत पी लो, शरबत ले लो। और भाई कोई व्यक्ति पहुंचा, भैया हाँ शरबत क्या भाव? कहा भैया दो प्रकार के हैं। कैसे? कहा भाई ये जो है ना ग्लास में रखा हुआ है, ये मिट्टी का शरबत है, और ये जो ग्लास में रखा हुआ है ये चीनी का शरबत है, और नींबू भी मिला हुआ है इसके अंदर। ये 5 रुपये का है, ये 10 रुपये का है। पहली बात तो लोग कहेंगे बहुत बेवकूफ़ हो, मिट्टी का शरबत कौन पीता है? कौन पीता का मतलब नोबडी वांट्स। हाँ, इसकी डिमांड है, अगर वो प्यासा होगा तो कहेगा हाँ भाई लाओ ये शरबत बना के दे दो। तो ये तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कहलाएगी, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। तो वही चीज़ प्रोडक्शन कैटेगरी में आएगी जिसकी यूटिलिटी हो, वैल्यू हो, और किसकी कितनी यूटिलिटी है, कितनी वैल्यू है, उसकी डिमांड से पता चलता है, और उसी हिसाब से उनके प्राइसेस भी तय होते हैं। और तभी तो देखिए गोल्ड में और डायमंड में और फिर लोहे में कितना फ़र्क है उनके प्राइसेस में।
एनीवे मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे प्रोडक्शन क्या है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इसको समझने के बाद एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस प्रोडक्शन को कैरी ऑन करने के लिए, मतलब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स और प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्राइज। तो इस चैप्टर में हम यही प्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज होता है प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स क्या हैं, और ये पूरी की पूरी एक गांव के स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, जो कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मीन्स कि रियल में नहीं है ये, और ये केस स्टडी पे आधारित है। इधर देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक्स का निशान बना है ना, कि ये एक नैरेटिव है, मतलब कि एक रिसर्च पे आधारित है जो गिलबर्ट एटेनी ने की थी किसी गांव की बुलंदशहर में, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। तो उस गांव का नाम ना लेके उसी केस स्टडी पे डेटास को यूज़ करते हुए ये एक पालमपुर नाम का हाइपोथेटिकल विलेज, एक इमेजिनरी विलेज के रूप में ये स्टोरी, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पर्पज़ ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट। इस स्टोरी का पर्पज़ बस इतना सा है कि आपको हम कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं जो बेसिक हैं, मतलब फंडामेंटल्स हैं, यू मस्ट नो इट, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब उत्पादन। और ये चीज़ हम आपको स्टोरी से समझाएंगे, मतलब प्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स। और ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, रियल विलेज नहीं है, एक इमेजिनरी विलेज है। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन मैप। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पहली बात तो है कि इस गांव की जो मेन एक्टिविटी क्या है, वो है फार्मिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान हैं, यहाँ पे खेती करते हैं। यहाँ पे भूमि का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज फार्मिंग इज़ डन ऑन लैंड। वेर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा गांव में कुछ और भी एक्टिविटीज़ चलती हैं, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। अच्छा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, मशीनरीज़ का ज़्यादा उपयोग नहीं होता, बहुत ही छोटे छोटे काम चलाऊ इक्विपमेंट्स हम प्रोडक्शन करते हैं, और बहुत बड़ा टर्नओवर भी नहीं होता, वही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडल वर्क कर रहा है, कोई बेकरी का काम कर रहा है, यहाँ तक कि कुल्हड़ भी अगर कुल्हड़ बना बना के और मिट्टी के बर्तन बना बना के बेचता है, दिए बना बना के बेचता है, तो वो भी एक प्रकार की उसकी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। गन्ने से गुड़ बना बना के बेचना, ये भी एक इंडस्ट्री है। तो कुछ हज़ार रुपए से लेके, और हमारे जो इंडिया में जो कंसेप्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, क्योंकि देखिए लार्ज स्केल, मीडियम, तो इस प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कुछ हज़ार रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा। तो छोटे पैमाने के उद्योग हैं, मतलब छोटे छोटे उद्योग, डेयरी यानी दूध का उद्योग, ट्रांसपोर्ट यानी जिनके पास व्हीकल्स हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं। तो ये कुछ है यहाँ पे एक्टिविटीज़, कहाँ पे? पालमपुर में। लेकिन मेन एक्टिविटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डेयरी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ की मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। तो फार्मिंग को छोड़ के बाकी जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो लिमिटेड स्केल में, छोटे पैमाने पर होता है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, अब ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन क्या होता है? जिसकी यूटिलिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है, और वो हमें मनी भी अर्न कराता है, मतलब हमारी अर्निंग भी कराता है प्रोडक्शन। लेकिन मैंने जैसे बताया कि प्रोडक्शन के लिए उनके खुद के रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे मान लीजिए फार्मिंग करनी है तो आपको लैंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। नाउ लैंड इज़ नॉट मैन मेड, इट इज़ नेचुरल रिसोर्स। जो भी हमारे पास है, जो नेचर से डायरेक्ट मिलता है, वो नेचुरल रिसोर्स है। तो लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, और फार्मिंग भी एक प्रकार से प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहलाती है। तो नेचर रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, मैन मेड आइटम्स की भी आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए अगर ट्रैक्टर यूज़ करना है, हल यूज़ करना है, तो ये सारे मैन मेड हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन एफर्ट, आखिर आदमी मेहनत करता है ना, अपना दिमाग भी लगाता है, मतलब कि एक जो जो व्यक्ति है वो अपने माइंड का भी यूज़ करता है और अपने शरीर का भी, बॉडी का भी यूज़ करता है, और उसके बाद वो नेचर से रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए नई नई चीज़ें बनाता है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स भी इन्हें कहते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य भी बहुत बेशकीमती प्रकृति की एक संपदा है, रिसोर्स है। तो खेती में मैन मेड आइटम्स की आवश्यकता पड़ती है, ह्यूमन लेबर की आवश्यकता पड़ती है, और पैसा भी लगता है। आखिर इसमें शीट की आवश्यकता पड़ेगी, खाद की आवश्यकता पड़ेगी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो पैसा नहीं लगेगा। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर,
तो जैसे जैसे हम पालमपुर की स्टोरी में आगे बढ़ेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन। तो हम देखेंगे कि जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, तरह तरह के रिसोर्सेज का जहाँ पे हमने जिक्र किया, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्केचिंग की, इन सब को इकट्ठा किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी इनको यूज किया जाएगा। तो दीज रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स। तो जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हमारा डिज़ायर्ड गुड्स है। अब जैसे फार्मिंग है और हम खेती करके गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, लैंड के साथ सीड का यूज़ करेंगे, खाद का यूज़ करेंगे, और तब जाके हमें गेहूं का प्रोडक्शन मिलेगा। तो हम अपने उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और सर्विसेज को भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको खेत पे 4 मजदूर लगाने हैं, तो चारों मजदूर आके अपना शारीरिक श्रम करेंगे, मतलब वो अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल करते हुए वर्क करेंगे, कोई चीज़ नई बनाएंगे नहीं, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ अपनी बॉडी का यूज़ करेंगे और बदले में उन्हें मजदूरी मिलेगी। इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शामिल नहीं है वहाँ पे सर्विस शामिल होती है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे किस प्रकार से डिफरेंट रिसोर्सेज को कंबाइन करके गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि फार्मिंग है, तो यहाँ पर अनाज का उत्पादन होगा, और किस प्रकार से सर्विसेज का भी यूज़ किया जाता है। नाउ इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस। पहली बात तो पालमपुर एक विकसित गांव है और अपने पड़ोस के गांवों से और टाउन से वो जुड़ा हुआ है। और रायगंज एक बड़ा गांव है जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। और पालमपुर को और ये जो रायगंज विलेज है, इससे कनेक्ट करने वाली जो रोड है वो ऑल वेदर रोड है, मतलब पक्की सड़कें हैं जो बरसात के मौसम में भी वर्क करती हैं। ऑल वेदर रोड्स उन्हें कहा जाता है जो बरसात के मौसम में ख़राब नहीं हो जाती। कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन। और वो रोड फिर आगे तक चली गई है और इसी गांव को, पालमपुर को, एक छोटा सा टाउन है वहाँ से कनेक्ट करती है। तो पालमपुर, रास्ते में रायगंज, उसके बाद एक टाउन पड़ता है जिसका नाम है शाहपुर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। अब भाई आप इस रोड पे जाओगे तो तरह तरह के ट्रांसपोर्ट आपको मिलेंगे ही ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स। अब चूँकि गांव भी है तो बुलक कार्ट्स का भी यूज़ होता है, आपको टोंगा भी मिल जाएंगे और बोगीज़ भी मिल जाएंगी, जिसे हम भैंसा गाड़ी कहते हैं। जैसे बुलक कार्ट है तो बुलक का यूज़ हो रहा है, और बोगीज़ जहाँ पे बफेलोज़ का यूज़ हो। और उनमें आप अच्छा सामान भी तो लदा होगा ना, तो जैगरी यानी गुड़ लदा हुआ है, और भी कम्युनिटीज़ लदी रहती हैं जो गाड़ियाँ जाती हैं। और इसके अलावा जो मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स, ये भी आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपका गांव भी किसी सड़क के किनारे बसा हो तो आपको इस तरह की रोड देखने को मिलेगी। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़, यानी 450 परिवार यहाँ पे रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट्स के हैं। और इन 450 में से जो 80 हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज़ के हैं और उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। क्या समझे? 450 में से 80 फैमिलीज़, मतलब कि ये 20% भी नहीं है, मुश्किल से ये 17% के आसपास बनेगा लमसम में। लेकिन इनके पास ज़मीन कितनी है? मेजॉरिटी ऑफ लैंड, ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें सिर्फ 17% लोगों के पास हैं। अब आप सोचते चलिए कि जो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, हमारे भारत में ज़्यादातर ज़मीनें उन्हीं के पास हैं, और ये ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अच्छा, जो घर बने हुए हैं उनके, उसमें से कुछ के घर तो बहुत बड़े हैं। अब ये समझ गए आप, ये जो लैंड होल्डर्स हैं ना ज़्यादा, इनके घर बड़े होंगे और ईंट के बने हुए हैं और सीमेंट से प्लास्टरिंग की गई, मतलब पक्के मकान हैं। इसके बाद एससीज, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये लगभग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मतलब समझे आप, लगभग 150 फैमिलीज़, क्योंकि अगर आप 450 का 1/3 निकालेंगे तो इतना ही निकल के आएगा। और देखिए ये लगभग लगभग इसके दुगने से थोड़ा सा ही कम है। हम मान लेते हैं लमसम इसका दुगने के बराबर, 8 दूनी 16 होता है, 160। तो ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं वो एससी हैं और ये मेन गांव में ना रह के गांव के कोनों में रहते हैं। मान लीजिए कि गांव का इलाका है तो किनारे किनारे गांव के रहते हैं। अब ये भी ठीक नहीं है, इससे पता चलता है कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है और छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिसमें से कुछ तो मिट्टी के बने हुए हैं, छप्पर के बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि दे आर पुअर आल्सो। कभी भी कोई चीज़ पढ़ना है तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस साइड में चलती रहनी चाहिए, यानी क्या पढ़ रहे हो उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते चलते रहना चाहिए। अगर हो सके तो इसे अपने सोशल बैकग्राउंड से भी जोड़ के चलना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा ये भी सोचना चाहिए।
मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, यानी कि वहाँ पे बिजली भी पहुँची हुई है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हों, उन्होंने वर्क किया है उस गांव को एडवांस बनाने में। और ज़रा ये आप सीन देख लीजिए, ब्लॉक कार्ट्स भी हैं, ट्रैक्टर भी है, ऑल वेदर रोड बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स, तो वहाँ पर जो भी सिंचाई के साधन हैं, जिन्हें ट्यूबवेल्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी गांव में पूरा इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल सिस्टम हो तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गांव कहलाएगा। और इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, तो खेती की सिंचाई के लिए भी, इसके अलावा भाई स्मॉल जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो वहाँ भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, और पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं। इसका मतलब वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी ठीक हैं। 1 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल भी है। अब सोचिए, एक गांव के अंदर एक हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक प्राइमरी जिसे हम पीएचसी कहते हैं, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जो गवर्नमेंट चलाती है। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ के नेटवर्क के तहत है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब दवाखाना है जहाँ पर गरीबों का इलाज होता है। तो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, स्कूल भी हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी है। और ऑल वेदर रोड्स हम पढ़ ही चुके हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर अच्छा खासा वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, क्योंकि देखिए वहाँ पर तरह तरह की गाड़ी मोटर चलते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी है, इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं। आप ज़रा इसकी तुलना आप जो इन्हें फैसिलिटीज़ कहेंगे, मतलब सुविधाएं कहेंगे, जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, वो फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। तो आप अपने आसपास के गाँवों से तुलना करिए पालमपुर गांव की। भाई अगर मैं तुलना करूं जो मेरा गांव है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई तो है, लेकिन सारे ट्यूबवेल इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं चलते, क्योंकि सप्लाई पावर की कई घंटे तक आती ही नहीं है, इर्रेगुलर सप्लाई है। हमारे गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन हाई स्कूल नहीं है, और पीएचसी भी हमारे गांव में नहीं है, दूर है पीएचसी। हाँ, ट्रांसपोर्ट तरह तरह का उपलब्ध है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, जो शुरू में बताया था, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो अब हम आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ रहती हैं किन किन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी चीज़ों को बना के बेचना, उससे भी अर्निंग हो सकती है, या अपनी सर्विसेज दे के अर्निंग करना, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, इंडिया में जो भी विलेजेस हैं उनमें फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है। एक दुकानदार भी सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो कोई चीज़ नई तो बनाता नहीं है, बल्कि चीज़ें खरीद के लेके आता है और उन्हें आपको बेचता है, तो सर्विस प्रोवाइडर है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। तो हम इस चैप्टर में फार्मिंग एक्टिविटीज़ को भी पढ़ेंगे और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को भी पढ़ेंगे, और ये सारी की सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पहले समझेंगे, और उसके बाद हम इस गांव में किस प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ये अगले ट्यूटोरियल का पार्ट होगा। तो ये ट्यूटोरियल तो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि द वीडियोज़ ऑफ दिस चैनल हेल्प यू, और आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, जो मैंने शुरू में बताया था, या तो लाइक करिए या डिसलाइक करिए। लाइक करेंगे खुश होंगे हम, डिसलाइक करेंगे तो सोचेंगे और क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। हाँ, ये एकेडमिक वीडियोज़ हैं तो थोड़े लेंदी हो सकते हैं, टू गिव यू अ क्लास लेक्चर टाइप फीलिंग, तो वो बहुत शिकायत मत करिएगा। और हाँ भाई, 4-5 मिनट वीडियो को थोड़ा देख लिया करिए डाउनलोड करने से पहले। ओके, योर सेज यू गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।